अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। इसी तरह एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल को डिस्कस करेंगे और कंसेप्ट असेसमेंट को हल करेंगे। इसके साथ एक और छोटा सा टॉपिक है कि रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ स्पीशीज एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को भी हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होता है। तो हमें प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा है कि हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल असल में हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल होता है। क्या होता है हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, असल में स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल होता है। इसी तरह हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल भी इसका हल कर सकते हैं। कैसे? हम अगर स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल क्या कर देंगे, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, असल में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल होता है। इसी तरह हमें एक और चीज भी पता है कि हमारे पास चाहे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल हो या फिर स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल हो, वो किस तरीके से आता है, हम उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल हमें मिलता है या फिर स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल मिलता है। इसी तरह हमें एक और चीज भी पता है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो मेटल्स हों या नॉन मेटल्स हों या कंपाउंड हो, हर एलिमेंट्स का या मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल डिफरेंट होता है। क्या होता है, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल हो या फिर स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल हो, वो हमारे पास क्या होता है, हमेशा डिफरेंट होता है। इसी तरह एक एलिमेंट वो दो ऑक्सीडेटिव स्टेट में मौजूद हो, जैसे हमारे पास Fe2 पॉजिटिव हो या Fe3 पॉजिटिव, ये क्या है, इन दोनों एलिमेंट्स का क्या है, ऑक्सीडेटिव स्टेट चेंज है। एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन ऑक्सीडेटिव स्टेट इनकी चेंज है, तो इनका भी स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है हमारे पास, डिफरेंट। इससे हमें एक चीज का पता चल गया, जितने भी तमाम के तमाम एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल हो या फिर स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल हो, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो अगर हम तमाम के तमाम एलिमेंट्स को on the basis of their electrode potential हम अरेंज करें, चाहे वो इंक्रीजिंग आर्डर के अंदर हो या फिर डिक्रीजिंग आर्डर के अंदर हो, किसकी बेस पे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब कि हमने किसके साथ रेफरेंस दिया है, उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ रेफरेंस दिया है। तो अगर इस तरीके से हम अरेंज करें तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाता है। तो यहाँ पे उसकी डिफिनेशन क्या लिखी हुई है, लिस्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ऑर्डर टू देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि हम तमाम के तमाम एलिमेंट्स की एक लिस्ट बनाएं, किस तरीके से, कि उनको किस तरीके से हम अरेंज करें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से हम क्या करें, अरेंज करें, और रेफरेंस क्या हो हमारे पास, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो, तो उसको हम क्या करेंगे, कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आपकी बुक के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी भी हुई है, जिसमें लिथियम से शुरू हुआ था और लास्ट वाला जो एलिमेंट क्या था, फ्लोरीन था। अब इसी तरह हम चलते हैं किसकी तरफ, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की तरफ। अब ये एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल भी है तो एक किस्म का ये समझ लें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसके अंदर क्या है, अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक हो गया। लेकिन एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेटल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मेटल। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, उसके अंदर हमारे पास नॉन मेटल्स भी हो सकती हैं, इसी तरह हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, उनका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो सकता है, जैसे हमारे पास H2O2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दिया हुआ है। इसी तरह नॉन मेटल हमारे पास फ्लोरीन वगैरह का या क्लोरीन का भी हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बुक के अंदर गिवन है। लेकिन जो हमारे पास एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है, इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, ये मेटल्स हैं। क्या है हमारे पास,
मेटल्स हैं, सिर्फ किसके साथ कंपेयर किया हुआ है, एक नॉन मेटल जो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन, उसके साथ क्या किया हुआ है, कंपेयर किया हुआ है। तो चले अब हम सबसे पहले चलते हैं एक्टिविटी सीरीज की तरफ। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को। तो हम एक जर्नल रिएक्शन लिखते हैं जिसके अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल A+XY हो, वो आपस में रिएक्ट करे, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या मिले, AX मिले प्लस Y क्या हो जाए, निकल जाए। अब इस रिएक्शन के अंदर देखा जाए तो हमारे पास क्या हुआ है, A ने क्या किया है, Y को डिस्प्लेस किया है या फिर क्या किया है, रिप्लेस किया, जिसके नतीजे में A और X आपस में इकट्ठे हो गए और Y क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ है या रिप्लेस हुआ है। इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। बाकी आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह भी पढ़ा हुआ है तो इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम मेटल के केस में आए, जो हमने पहली क्लास के अंदर ही पढ़ा है, इसके अलावा भी हमने जब गैल्वानिक सेल पढ़ा था तब भी हमने इसको काफ़ी डिटेल में स्टडी भी किया था कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो जिसके नतीजे में हमारे पास क्या मिलता है, ZnSO4 प्लस कॉपर क्या हो जाता है, न्यूट्रल फॉर्म में बाहर आ जाता है, ZnSO4 प्लस Cu न्यूट्रल। अब यहाँ पे भी क्या हुआ है, वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है कि जिंक ने क्या किया है, कॉपर को रिप्लेस किया या फिर क्या किया है, डिस्प्लेस किया है या फिर क्या किया है, डिस्प्लेस किया है। तो इस टाइप पे हमारे पास क्या हुआ, जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया और कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या हुआ, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन को इस तरीके से करें कि हमारे पास कॉपर हो, क्या हो, हमारे पास कॉपर हो, वो रिएक्ट करे किसके साथ, ZnSO4 के साथ, जिसके नतीजे में हमारे पास आया ये रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, आप भी बताएं। नहीं हो सकता, इसकी रीजन भी हम आगे बताएंगे भी। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर कभी भी जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को डिस्प्लेस या रिप्लेस नहीं कर सकता। इसी तरह हमारे पास और भी कुछ मेटल्स हैं कि हमारे पास अल्युमिनियम हो या हमारे पास मैग्नीशियम वगैरह हो, वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन या कॉपर एक्वस फॉर्म के अंदर जहाँ पे मौजूद हो उसके सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड कॉपर के सॉल्यूशन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इससे हमें एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि तमाम के तमाम मेटल एक दूसरे को डिस्प्लेस या रिप्लेस नहीं कर सकते हर रिएक्शन के अंदर। जैसे यहाँ पे जिंक तो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर एट द सेम टाइम जिंक को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स की एबिलिटी होती है दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करने की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। जिनकी ये एबिलिटी ज़्यादा होती है वो उस सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर। अब इससे हमें एक अंदाज़ा हुआ कि हर मेटल की अलग एबिलिटी होती है कि वो ज़्यादा दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता। अब इसी एबिलिटी को हमने देखते हुए हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाई। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया है, मेटल्स को रैंक किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट एबिलिटी, कि आया वो वाला मेटल दूसरे मेटल से ज्यादा काबिल है कि वो उस मेटल को डिस्प्लेस करे या ना करे। तो इसकी भी हमने क्या की, मेटल की एक लिस्ट बनाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जिसकी एबिलिटी ज्यादा थी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करने की, तो वो क्या हुआ, दूसरे मेटल से अपर रैंक के अंदर चला गया। इसका मतलब है कि वो वाला मेटल ज्यादा एक्टिव है दूसरे मेटल से। ज्यादा एक्टिव से मुराद ये है कि वो बहुत जल्द अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है दूसरे मेटल की निस्बत। जब दूसरे मेटल की निस्बत ज्यादा एक्टिव होगा तो उसका आयन बनेगा और दूसरा मेटल जो है वो न्यूट्रल फॉर्म के अंदर सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ मेटल्स आर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी ऑफ रिप्लेसमेंट with another metal, this arrangement is
कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, कि हम क्या करें, दो मेटल्स हैं हमारे पास, एक मेटल सॉल्यूशन के अंदर क्या है, आयन की फॉर्म में है, दूसरे मेटल की आया उस मेटल जो क्या है सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है उससे ज्यादा अगर एबिलिटी है रिप्लेस करने की, तो वो क्या करेगा, उसको रिप्लेस करेगा। अगर उसकी एबिलिटी कम है रिप्लेस करने की तो वो उसको रिप्लेस नहीं करेगा। तो वही हमने क्या किया हुआ है, रैंक भी किया हुआ है आपकी बुक के अंदर, तमाम के तमाम मेटल्स को क्या किया हुआ है, रैंक किया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्टिविटी इंक्रीज इन रिएक्टिविटी, मतलब कि इसका मतलब है ये जो AU है इसकी रिएक्टिविटी या एबिलिटी क्या है, सबसे कम है रिप्लेस होने की, और हमारे पास जो लिथियम है इसकी रिप्लेस करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा। इट्स मीन कि जो लिथियम है ना, अगर हमारे पास इन तमाम मेटल्स का हमारे पास क्या हो, सॉल्यूशन हो, तो लिथियम उन तमाम सॉल्यूशंस को क्या कर सकेगा, रिप्लेस कर सकता है। चाहे वो पोटाशियम का सॉल्यूशन हो KCl की फॉर्म में, अगर वो एक्वस फॉर्म के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब है LiCl बन जाएगा, वो पोटाशियम को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। जितना दो एलिमेंट्स के दरमियान में गैप ज्यादा होता है उतनी ही रिप्लेसमेंट क्या होती है, ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट चीज ये कि आया ये रिप्लेसमेंट किस बेस पे हमने दी है। जाहिर आपके ज़हन में सवाल तो आ रहा होगा कि हम किस तरीके से इसको देख सकते हैं कि आया इस मेटल की एबिलिटी इससे ज़्यादा है और क्यों ज़्यादा है। तो वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, E0 की वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आया किस एलिमेंट की एबिलिटी दूसरे एलिमेंट से आया ज्यादा है या कम है। लेट्स से अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की E0 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है। कितनी वोल्ट है, 0 वोल्ट। अब यहाँ से ऊपर अगर देखा जाए तो तमाम के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसमें है, नेगेटिव के अंदर होती है। कितनी, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल क्या है, कम है, माइनस के अंदर है। इसका मतलब है इनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल ज्यादा है। क्या है इनका, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल का मतलब ये है कि वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी जिस मेटल के अंदर ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, बहुत जल्दी आयोनाइज हो जाएगा। बहुत जल्दी आयोनाइज होने का मतलब कि वो एकदम अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को दे सकता है। अब इधर देखा जाए तो हमारे पास लेड हो, चाहे निकल हो, चाहे मैंगनीज हो, चाहे कैल्शियम हो, लिथियम, अब इनमें हमारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी है, लिथियम की है, कि वो बहुत ही जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का दे सकता है इन तमाम एलिमेंट्स की निस्बत। इसी तरह उसके बाद पोटाशियम की आती है, फिर बेरियम की आती है, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम। तो ये हमारे पास क्या है, यहां से ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाए तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे हमारे पास -3.05 है, नीचे जाओ तो -2.90, और नीचे जाओ तो -2.38, इसी तरह और नीचे जाओ -0.13। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल क्या हो रहा है, नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है। स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल इंक्रीज होने का मतलब ये है कि इन एलिमेंट्स की एबिलिटी इंक्रीज हो रही है इस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन गेन करने की। क्या गेन करने, रिड्यूस होने का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स मीन कि अगर लिथियम इलेक्ट्रॉन को लूज बहुत जल्दी कर सकता है तो उसकी निस्बत कैल्शियम क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी जो है कैल्शियम के अंदर लिथियम से क्या है, ज्यादा है। अगर हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट का सॉल्यूशन हो, किसका सॉल्यूशन हो, कैल्शियम सल्फेट का सॉल्यूशन हो, तो अगर हम लिथियम के मेटल को हम अगर डिप करें उसके अंदर, क्या करें, लिथियम मेटल, तो एकदम LiSO4 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास लिथियम की एबिलिटी कैल्शियम से ज्यादा रिड्यूस होने की है, तो वो लिथियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी ट्रांसफर करेगा, कैल्शियम को दे देगा, जिसकी नतीजे में क्या हो जाएगा, लिथियम सल्फेट बन जाएगा। कैल्शियम क्या होगा, न्यूट्रल फॉर्म के अंदर चला जाएगा। इसका मतलब क्या निकला कि जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जितना हम
ऊपर की तरफ जाएंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ऊपर वाले एलिमेंट्स जो हैं वो मोर एक्टिव हैं। मोर एक्टिव का मतलब ये है कि वो बहुत जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसी तरह नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। उनका क्या है, जितना हम नीचे जाएंगे उन एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा होने का मतलब यह है कि वो एकदम से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ गेन करके रिड्यूस हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, एकदम क्या हो सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं। तो जितना आप नीचे जाएंगे रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी और ऑक्सीडाइज होने की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। और इसी तरह जितना ऊपर जाएंगे रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी उतनी ही कम होगी और ऑक्सीडाइज होने की प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। अब इसी तरह आपकी बुक के अंदर हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें क्या है, अगर हम क्या करें, बेरियम प्लस PbO लेड ऑक्साइड को अगर हम आपस में रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास BaO प्लस Pb बनेगा। अब यहां पे क्या हुआ, आया ये वाला रिएक्शन हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे बेरियम, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी पोजीशन देखनी है। ये कहाँ पे मौजूद है, इस जगह पे मौजूद है, ठीक हो गया। और हमारे पास लेड किस जगह पे मौजूद है, लेड ऑक्साइड, लेड की पोजीशन ये है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो बेरियम है उसकी ऑक्सीडाइज होने की प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ज्यादा है। मतलब कि बेरियम क्या है, मोर एक्टिव है। मोर एक्टिव है तो इट्स मीन कि ये एकदम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और लेड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। जितना मतलब कि आप ऊपर की तरफ जाओगे उतने ही एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, मोर एक्टिव हो जाते हैं और वो क्या करेंगे, एकदम से रिएक्ट कर सकते हैं और नीचे वाली मेटल्स को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अगर यहीं पे दूसरा रिएक्शन हो हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे ये देखा है कि कॉपर आया जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को क्यों नहीं कर सकता, तो यहाँ पे देखें कॉपर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और जिंक किधर है, जिंक इस जगह पे। अब ये कॉपर के अंदर एबिलिटी ही नहीं है कि इसको डिस्प्लेस या रिप्लेस कर सके, क्योंकि कॉपर की रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी क्या है, ज्यादा है, किससे, जिंक से। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉपर कभी भी जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो अब हम चलते हैं कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.8 की तरफ, जिसके अंदर हमें क्या बताना है कि आया यहाँ इन तमाम क्वेश्चन के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ, और साथ में हमने कंक्लूजन बतानी है कि आया क्यों हुआ है या क्यों नहीं हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मैग्नीशियम रिबन इज इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, कि हमारे पास एक सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, ठीक हो गया। उसके अंदर हमने क्या डाला है, मैग्नीशियम को। तो आया यहाँ पे मैग्नीशियम सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा। तो चले अब हम सबसे पहले इस एक्टिविटी सीरीज के अंदर देखते हैं कि आया ये पॉसिबल है या नहीं। तो मैग्नीशियम कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है मैग्नीशियम, ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि सिल्वर इस एक्टिविटी सीरीज के अंदर किस जगह पे मौजूद है। तो सिल्वर की तरफ आए तो सिल्वर मौजूद है इस जगह पे, सिल्वर मौजूद है इस जगह पे और मैग्नीशियम मौजूद है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो मैग्नीशियम क्या है, अबव इन सीरीज है। इसका मतलब है मैग्नीशियम मोर एक्टिव देन सिल्वर। तो इसका मतलब है मैग्नीशियम की टेंडेंसी ज्यादा है ऑक्सीडाइज होने की, किसके निस्बत, सिल्वर की निस्बत। इसी तरह सिल्वर की टेंडेंसी ज्यादा है रिड्यूस होने की, किसकी निस्बत, मैग्नीशियम की निस्बत। तो इसका मतलब यहाँ पे रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होने, मैग्नीशियम की ऑक्सीडाइज होने की प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, सिल्वर को देगा, जिस वजह से वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और दोनों का काम बन जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखें, हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम इज
more active than silver। क्यों एक्टिव है ज़्यादा? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन अबव इन दिस सीरीज, इन एक्टिविटी सीरीज कर देते हैं हम, एक्टिविटी सीरीज पढ़ रहे हैं ना, एक्टिविटी सीरीज। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्कर, डिस्प्लेसमेंट लिखें या रिप्लेसमेंट लिखें, दोनों एक ही बात है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्कर। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्कर क्यों हुआ है? हमारे पास एज है मोर टेंडेंसी to get oxidize than silver, and silver है more tendency to get reduce। अब ये चीज़ें सारे के अंदर होंगी, जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे, अगर जिसके अंदर टेंडेंसी, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना होता हुआ तो इसके क्या कर देना है, आपने उल्ट कर देना है। तो दूसरे अगर उसकी तरफ अगर हम जाएं कापर की तरफ, तो यहाँ पे कापर प्लेट को अगर हम डिप करें किसके अंदर, FeSO4 आयरन सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा। अब हमारे पास सबसे पहले देखते हैं कापर कहाँ पे है। ये रहा कापर और आयरन यहाँ पे है, आयरन यहाँ पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो सकता। कॉपर कभी भी आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन को कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आयरन की ऑक्सीडाइज होने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, कॉपर से क्या है, बहुत ही ज्यादा है। और ऑलरेडी कॉपर की कौन सी प्रॉपर्टी है, रिड्यूस होने की है, तो यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम सिर्फ इसी तरह लिखेंगे कॉपर, बल्कि हम लिखेंगे कि आयरन इज मोर एक्टिव देन कॉपर, क्योंकि वो इस सीरीज में अबव पे मौजूद है, तो यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि आयरन की ज्यादा है टेंडेंसी क्या होने की, ऑक्सीडाइज होने की, तो वो इलेक्ट्रॉन, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो इलेक्ट्रॉन कॉपर से ले जिसकी वजह से वो रिड्यूस हो। और इसी तरह कॉपर भी कभी भी आपने इलेक्ट्रॉन आयरन को नहीं देगा, क्योंकि आयरन की ऑलरेडी कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडाइज होने की प्रॉपर्टी है, और कॉपर की कौन सी प्रॉपर्टी है, रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी है। इसी तरह तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है लेड ऑक्साइड इज हीटेड विद पाउडर जिंक। अब यहाँ पे हीटेड का लफ्ज इस वजह से लिया हुआ है कि जब आपके पास सोल्यूशन ना होना, तब जब हीट करोगे तो वो मोल्टन स्टेट में अंदर ही जाके, ऐसा तो नहीं है कि सॉलिड के ऊपर सॉलिड अगर आप डालो तो वो आपस में ऑक्सीडाइज हो या रिड्यूस हो। तो ऐसी सूरत में क्या करना होता है, सॉलिड को हीट करके क्या करना होता है, मोल्टन स्टेट के अंदर लेके आना होता है, तब ही ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो लेड ऑक्साइड को अगर हम हीट करेंगे इसके अंदर, जिंक पाउडर के अंदर, तो आया ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अब हमने देखना है कि जिंक कहाँ पे मौजूद है, जिंक मौजूद है इस प्लेस पे, ठीक हो गया, और लेड हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, लेड हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। इसका मतलब है जिंक लेड ऑक्साइड के सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों कर सकता है, जिंक की टेंडेंसी ज्यादा है, जिंक की टेंडेंसी किससे ज्यादा है, लेड से ज्यादा है। इधर भी इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों होगा, क्योंकि जिंक के अंदर ज्यादा पावर है ऑक्सीडाइज होने की, तो वो क्या करेगा, लेड को 2 इलेक्ट्रॉन देगा या 1 इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह लेड क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और ZnO की सूरत में क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा। आगे लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है निकल वायर इज प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, कि हमारे पास निकल वायर को अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर प्लेस करें तो क्या होगा। यहाँ पे आई हमारे पास निकल वायर
और सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट कहाँ पे मौजूद है? यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो निकल की टेंडेंसी सिल्वर से क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्योंकि निकल की ऑक्सीडाइज होने की प्रॉपर्टी सिल्वर से क्या है? ज़्यादा है। तो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है इसका भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा और इन दोनों का भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ स्पीशीज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब लेट से हमारे पास कोई एक एलिमेंट है जिसने स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लूज किया। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑक्सीडेशन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑक्सीडेशन। अब जब उसने उन इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो दूसरा एलिमेंट क्या करेगा? उन इलेक्ट्रॉन को पिक करेगा ना, जिसके नतीजे में क्या हुआ? वो रिड्यूस हो गया। जिसके नतीजे में क्या हुआ? रिड्यूस। इट्स मीन कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, वो किसके तौर पर एक्ट कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब वो किसके तौर पर एक्ट कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। अब यहाँ पे इस एक्टिविटी सीरीज के अंदर हम अगर देखें तो ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी लूज करते हैं। क्या करते हैं? जल्दी लूज करते हैं। इसका मतलब है वो किसके तौर पे एक्ट कर रहे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट के। खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहे, इटसेल्फ वो ऑक्सीडाइज हो रहे, लेकिन एक्ट किसके तौर पर कर रहे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। अब हमें पता है कि जिस एलिमेंट की ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल। अब जिस एलिमेंट की ई नॉट की वैल्यू कम होती है, क्या होती है? कम होती है, तो उनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल क्या होता है? हाई होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर वाले एलिमेंट्स का क्या है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल तो हाई है, लेकिन स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल क्या है? माइनस में जा रहा है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल इसका क्या होगा? प्लस 3.05। इसको मतलब है इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल क्या है? बहुत ज्यादा है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो एलिमेंट्स ऊपर की तरफ होते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल ज्यादा होता है और स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल कम होता है। जिन एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल कम होता है वो एक्ट करते हैं किसके तौर पर? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। खुद क्या हो रहे हैं? ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और एक्ट किसके तौर पर कर रहे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर कर रहे हैं। इसी तरह जो नीचे के मौजूद हैं वो किसके तौर पर एक्ट कर रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। इटसेल्फ क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं। तो यही उन्होंने दो एग्जांपल्स भी दी हुई थी। इस केस में अगर हम देखें तो इसकी ई नॉट की वैल्यू ज्यादा है। इसकी ई नॉट की वैल्यू क्या है? प्लस 0.34। कॉपर की ई नॉट की वैल्यू क्या है? प्लस 0.34 वोल्ट। इसका मतलब इसका स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल क्या है? बहुत ज्यादा है। तो ये किसके तौर पर एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा या रिड्यूसिंग? जो नीचे होंगे वो किसके तौर पर एक्ट करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। तो हम कह सकते हैं कि ये किसके तौर पर एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। अब इसका स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल कम है, यह मौजूद है यहाँ ऊपर यहाँ पे मौजूद है। तो ये किसके तौर पर एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। इसी तरह यहाँ पे भी देखा जाए तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल 1.52 है और इसका 0.55। इसका स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होगा वो किसके तौर पर एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। इसी तरह जिसका स्टैंडर्ड और रिडक्टिव पोटेंशियल कम होगा वो किसके तौर पर एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ा कि एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल पढ़ा और इस टॉपिक को पढ़ा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।